इस पूरे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुलपति NS भंडारी जी, संगीता गुप्ता जी, सीमा श्रीवास्तव जी, और अगले सत्र में जो आदरणीय EN द्विवेदी जी बोलने वाले हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शैलेंद्र जी ने जो बात मुझसे कही कि लगभग सभी जो प्रतिभागी हैं वे कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, तो इस दृष्टि से हम सभी समधर्मा हुए, इसलिए बहुत अधिक इसको व्याख्यान के रूप में ना लेकर एक संवाद के रूप में ही हम लेकर चलते हैं। मैं लगातार आप लोगों के विषय देख रहा था, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला है। मेरे मन में यह था कि मैं किस विषय पर, चूंकि अलग अलग शाखा के ज्ञानानुशासनों के सभी प्राध्यापक बंधु हैं, भगिनी हैं, तो कल के विषय ने मुझे प्रेरित किया। कल भी एक विषय आपका था दर्शन पर, और कल जब शैलेंद्र जी से बात हुई तो मैंने कहा कि मैं भाषा का दर्शन इसी विषय पर बात करूंगा। बहुत सामान्य तौर पर, बहुत व्यावहारिक पक्ष रखते हुए, ऐसा नहीं कि कोई मैं सैद्धांतिक पक्ष उसका रखने जा रहा हूं। पीपीटी भी आपके समक्ष में रखता चलूं। मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? आप देखिएगा। जी सर। आप देखिए कि जब मैं भाषा का दर्शन कह रहा हूं, तो भाषा का दर्शन कहते हुए मैं किसी भी रूप में उस लिंग्विस्टिक अप्रोच की ओर नहीं लेके जा रहा हूं, ना ही फिलॉसफी की ओर लेके जा रहा हूं। विशेष रूप से हम लोग यह देखें कि व्यावहारिक दृष्टि से किस प्रकार हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और एक शोधार्थी होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते या अध्यापक होने के नाते हमारी एक जो अप्रोच होती है भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, किसी पाठ को पढ़ने को लेकर, और उसमें जो अंतर्निहित जो भाव है उन भावों को पकड़ने को लेकर, मैं उस व्यावहारिक पक्ष को रखता चलूं। हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो मूलभूत स्वभाव है वो समाज में रहना है। हम लोग समाज से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग अपने लिए एक समाज खोजते हैं। समाज में हम लोग जन्म लेते हैं, समाज से हम बहुत कुछ अर्जित करते हैं। भाषा भी अर्जन का ही हिस्सा है। तो एक तरह से अर्जन जब मैं कह रहा हूं तो हम लोग समाज से सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। समाज से बाहर उस तरह से भाषा अर्जन की संभावना को हमें संदेह के साथ देखने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सच है कि बुद्ध की कथा भी हमारे पास है, लेकिन बुद्ध के साथ चिंतन का पक्ष भी है। वे समाज से निकलकर चिंतन की ओर गए और उन्होंने अपने आप को बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इसलिए जब भाषा का दर्शन हम कहें तो विशेष रूप से यही है कि जो सामाजिक उसका जो पक्ष है, उस सामाजिक पक्ष की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। एक नवीन दृष्टि के साथ हम लोग उसे देखें, जबकि मैं कहूं कि ये सारी पुरानी ही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नए सिरे से उस भाषा का चिंतन हम लोग कर सकते हैं। और इसलिए ये, यदि मैं यह कहूं कि ज्ञान का आधार भाषा है, भाषा के माध्यम से हम लोग अलग अलग ज्ञानानुशासनों को अर्जित कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। बचपन से लेकर मरण तक की हमारी जो अवस्थाएं हैं, उन सभी अवस्थाओं में हम लोग कुछ ना कुछ देख सीख रहे होते हैं, और जो देखते हैं वहां से हम लोग बहुत कुछ
अनुकरण करते रहते हैं और अनुकरण के आधार पर हम सीखते हैं। आप देखिए कि आप उत्तराखंड में हैं और मैं तमिलनाडु में। भारत एक है कि जो भावना बार बार हम लोगों को देखने सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, उसका एक जीवंत स्वरूप यह है कि हम लोग अलग अलग जगह बैठे एक साथ हैं और एक दूसरे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन एक दूसरे को देखने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से एक ज्ञान की पीठिका हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग प्रायः यह देखते हैं कि जब समाज हम लोग कहते हैं तो समाज से हम सब कुछ ग्रहण करते हैं, समाज में रहते हुए ग्रहण करते हैं। भाषा ज्ञान का आधार है यदि मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे एक कारण यह है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग यह भी माने कि इम्प्रोवाइजेशन से भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है, संकेतों के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। परंतु क्या यह सच नहीं कि केवल संकेतों से सारे कार्य संभव नहीं हो पाते, इसी कारण भाषा का जन्म हुआ या भाषा की खोज हुई? सामाजिक दृष्टि से इस पक्ष को देखने की आवश्यकता है। अलग अलग जगह अलग अलग समुदायों ने अपनी अपनी भाषा रची गढ़ी और जब मैं कह रहा हूं कि मैं तमिलनाडु में हूं तो आप देखिएगा कि सामाजिक जो इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बात करते करते एक फ्रांसीसी इतिहासकार हिप्पोलिट टेन, मैं उनकी भी मैं बात रखूं कि वे मैन मिलियन मोमेंट, मैन की जगह आप उसको रेस के रूप में ले लीजिएगा, उन्होंने रेस ही शब्द का प्रयोग किया है और इनका प्रभाव हम पर होता है मैन मिलियन मोमेंट का। मैंने केवल लयात्मकता की दृष्टि से मैन रेस को मैंने मैन के साथ रिप्लेस किया है। परिवेश में रहते रहते हम लोग बहुत सारी बातें सहज अनुकरण से सीखते हैं, जानते हैं, नहीं पता होता है। शैलेंद्र जी मेरा परिचय दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई हैदराबाद से हुई, मूलतः मराठी भाषी हूं। हैदराबाद में रहते रहते जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो पत्रकारिता के दौरान ईटीवी में मैं काम करता था, स्क्रिप्ट राइटर हुआ करता था। तो ईटीवी तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तेलुगु का ईनाडू टीवी है वास्तव में। तो वहां पे हिंदी का केवल हमारा एक डेस्क हुआ करता था और उस डेस्क से हम लोग 3 प्रोग्राम देते थे, कलांजलि, तीर्थयात्रा और मार्गदर्शन। यह बताने का कारण यह है कि हम लोग किस तरह से किस समाज में रहते हुए भाषा को सीखते हैं और अनायास सीखते हैं। उसके लिए हमें बहुत अधिक जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हैदराबाद में रहते रहते तेलुगु स्वयमेव आ गया, मुझे उसके लिए बहुत अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं प्रायः कहता हूं विद्यार्थियों से कि कान ठीक होगा तो ज्ञान ठीक होगा, अर्थात श्रुति से लेकर हम लोग किस तरह से सारी चीजें ग्रहण करते चलते हैं, अर्जित करते हैं, उसकी जो ध्वन्यात्मकता है वह ध्वन्यात्मकता किस तरह से उसकी क्रिया अन्विति होती है, क्रियात्मकता की दृष्टि से यदि आप देखें तो तेलुगु मैंने सीखी। इसी तरह से जब नागालैंड में था तो नागामीज 2 साल की अवधि में नागामीज भी बहुत हद तक सीखने का अवसर मिला। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि जो परिवेश है वह परिवेश हमें बहुत कुछ सिखाता है। परिवेश से हम लोग सारी चीजें सीखते हैं। आप देखिए कि श्रुति या श्रवण का कितना महत्व है कि जो बहरा है वो गूंगा भी है। कभी ध्यान दीजिएगा, कारण यह है कि यदि सुन नहीं सकता तो बोल नहीं सकता, क्योंकि सुनना सबसे महत्वपूर्ण, या भाषा अधिगम की दृष्टि से हम लोग देखें तो वही सबसे पहली भूमिका तो सुनने की। सुनते सुनते हम लोग सीखते हैं। आगे सेमेटिक्स की
जो ग्रीस के जो राजा हुए सेमेटिकस, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। तो परिवेश में रहते रहते हम लोगों ने उस भाषा को अर्जित किया। परिवेश से बाहर हम लोग अंग्रेजी माध्यम को लेकर प्रायः कहते हैं कि अंग्रेजी बड़ी जटिल और कठिन भाषा है, क्योंकि हम लोग उस परिवेश में नहीं। परिवेश में रहते रहते हम लोग उस भाषा में ढल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो भाषा का दार्शनिक दृष्टि से, समाज और दर्शन की दृष्टि से यदि देखें तो हम लोग जो कहते हैं जो देखेगा वही सीखेगा, जो सुनेगा वही बोलेगा, ये बहुत साधारण उसकी पृष्ठभूमि है। तमिलनाडु में रहते रहते तमिल अनायास आ गए, सुनते सुनते। यह अवश्य है कि हमें जो प्रयोग और प्रचलन की बात आगे मैं करूंगा वह भी महत्वपूर्ण है कि यदि हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, उसे प्रचलन में यानी व्यवहार में नहीं रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भाषा उस तरह से जीवित रह पाएगी। इसलिए किसी भी विषय के साथ हम लोग जब भावात्मक दृष्टि से जुड़ते हैं, इमोशनली जब हम लोग उसके साथ अटैच होते हैं, भाषा का भाव के साथ, भाषा का भावना के साथ बहुत बड़ा संबंध है, और यही उसकी एक सामाजिक दार्शनिक पीठिका भी है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि शठ सुधर ही सत्संगति पाई, या सत्संगति सुमति पाई, जैसा आप लीजिएगा। लोगों के साथ रहते रहते, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे आपका विचार हो जाता है। ठीक है, ये रहीम कहते हैं कि भाई चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजन, यद्यपि दोनों परिप्रेक्ष्य अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है, और उस परिवेश में रहते रहते हम लोग भाषा अर्जन करते हैं। भाषा का यही दर्शन, साथ रहते रहते सहज हम वो भाषा सीखने लगते हैं। हम लोग कहते हैं कि कहां से ये भाषा सीख कर आया है। अपना छोटा सा बालक जब घर में कुछ शब्दों का प्रयोग अलग ढंग से करने लगता है तो हम बोलते हैं कि ये देखिए ये स्कूल जा रहा है और वहां से ये सारी चीजें सीख कर आ रहा है। और इसलिए हमारा जो भाषा का दर्शन है या हमारी पूरी शिक्षा का जो दर्शन है वो नेगेटिव से लेकर वो पॉजिटिव तक जाता है। आप ध्यान करिएगा, अपने बचपन को याद करिए कि हमें प्राय ये कहा जाता था कि यह नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो, तो हम लोग प्रायः उस नेगेटिव एस्पेक्ट को भी पॉजिटिवली ग्रास्प करते चलते थे, उसको हम लोग अपने जीवन में उतारते चलते थे। और इस तरह से भाषा, हम लोग यहाँ पर जो नकारात्मकता भी दिखाई दे रही है, वहां से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी बातें करते करते हम लोग धीरे धीरे उस भाषा के संस्कार को ग्रहण करते हैं, उस समाज के संस्कार को ग्रहण करते हैं। ये बहुत मार्के की बात कि भाषा जितना मनुष्य का संस्कार है उतना ही समाज का भी संस्कार है। हम लोग वहां से ग्रहण करते हैं, परिवार से ग्रहण करते हैं, मित्रों से ग्रहण करते हैं, विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से ग्रहण करते हैं। और इसलिए भाषा ज्ञान का आधार है। यदि ऐसा मैंने कहा तो आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके भी माध्यम हो सकते हैं, परंतु अंततः भाषा एक। और आज हम लोग एनईपी की भी चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात मामला घूम फिर कर जब ज्ञान अनुशासनों का आता है या शिक्षा का आता है तो हम लोग माध्यम भाषा क्या होगी इसकी बार बार हम लोग चर्चा करते हैं। कारण यही है कि बाकी भाषाओं के साथ जो बाहर से आई हुई भाषाएं हैं, वे भाषाएं हमें उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाती, वैसा परिवेश नहीं दे पाती। इसलिए हमें एक एक शब्द देखने के लिए हमें कोश उठाने पड़ते हैं कि इसका क्या अर्थ है, देखें तब जाकर समझें। तो व्यवहार से हम लोग बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, व्यवहार से ही हम लोग सीखते हैं, और उस सीखने के साथ साथ चिंतन की एक पीठिका हम लोग तैयार करते चलते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्थात जब हम लोग भाषा कहें, और चूंकि हम लोग अध्यापक हैं, शोधार्थी हैं, तो हमें प्रायः इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखता चलता है। टेक्स्ट माने भाषा, फिर अंततः वही, और उसके माध्यम से जो उद्घाटित हो रहा है, अंतर्निहित जो तत्व है,
क्योंकि भाव प्रायः अंतः सलीला की भांति होते हैं, तो भीतर होते हैं और उसको हम लोग डिकोड करते चलते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग शिक्षा के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, अध्यापक हैं, अलग अलग जगह हम लोग काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं इनमें कुछ लोग फिर आगे करेंगे। तो अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा शब्द है नॉलेज। आप देखिए उस शब्दों को यदि आप विग्रह करके देखते हैं, अंग्रेजी में उस तरह से विग्रह करने की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि आप उस शब्द को विग्रह करके देखते हैं तो आप देखिएगा कि दो शब्द हैं उसमें, नो एंड लेज। इसी के समानांतर एक और शब्द जो मुझे स्मरण आ रहा है वो है लेडजर, जो कि अकाउंट्स का शब्द है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का शब्द है लेडजर। लेडजर क्या है? एक तरह से वही बही खाता या लेखा जोखा रखने वाला। तो आप देखिए कि ज्ञान भाषा के माध्यम से हम लोग अर्जित करते हैं, जानते हैं, और उसको हम लोग जब तक पंजीकृत नहीं कर लेते हैं, रजिस्टरिंग इन आवर माइंड, हम अपने दिमाग में उसको रजिस्टर करते हैं। और इसलिए ज्ञानानुशासनों की जब बात हम लोग करते हैं तो नवीन जो आधुनिक समय में जो ज्ञान आया पश्चिम से, उस ज्ञान के लिए हमें, चूंकि हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी प्रदेश के ही आप लोग हैं, तो एक नवीन शाखा हिंदी की आरंभ हुई जिसको हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी का, एक विशेष प्रयोजन की भाषा, और उसके कई क्षेत्र हैं, उसकी अपनी पंजियां हैं सारी, ये सारे रजिस्टर्स है, नॉलेज हम लोग लेच कर लेते हैं, अलग अलग तरह से प्रयुक्तियां उसकी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन शैक्षिक दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से तो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास भी एप्लीकेशन है, वो एक मरहम दे रहा है, बोलता कि आई एम गिविंग यू एन एप्लीकेशन, यू हैव टू अप्लाई टुनाइट और एवरी नाइट आफ्टर वॉश। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग भाव लेकर पहुंच रहा है। शब्द एक लेकिन उसके अर्थ अनेक, समय संदर्भ विषय के साथ वह बदल जाता है। ऐसा ही एक शब्द अंग्रेजी का और है जिसको बार बार मैंने प्रयोग किया। मैंने कहा कि नॉलेज और एजुकेशन दो शब्दों का हम लोगों ने प्रयोग किया। तो एजुकेशन आप देखिएगा उस शब्द की क्या खूबी है। एजुकेशन, उसमें एजुकेशन में थोड़ा सा इसको संवादात्मक हम लोग कर ले। एजुकेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल लेटर्स पर ध्यान दीजिएगा लॉजिकली। इसके बाद मेथोडोलॉजी में अंग्रेजी पर ही होगा, तो थोड़ा सा मैं अंग्रेजी का शब्द पहले ही ले रहा हूं। एजुकेशन में आपको क्या विशेष दिखाई दे रहा है? यहां मैं लिख दूं, इसको मैंने तोड़ा, दो शब्द मैंने बना दिए। यहां शब्द है, इसमें क्या विशेष है? कोई बोलना चाहेंगे? मैंने उसमें उसे दे दिया है, आप देखिएगा। इसमें अंग्रेजी के पांचों स्वर है, वॉवल्स, जब आप एक ही शब्द में। अर्थात इसलिए मैंने कहा कि भाषा जब हम लोग कहते हैं तो उसका एक विजुअल एस्पेक्ट से लेकर भीतर जब हम लोग प्रविष्ट करते हैं तो बहुत सारे रहस्य उसके लॉजिकली हमको मिलते हैं। तो दर्शन वैसे भी हम लोग तार्किक दृष्टि से सोचें तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये तत्व ज्ञान की बात है। तो नॉलेज और एजुकेशन, इन दोनों का जो संबंध है वो भाषा के माध्यम से ही संभव है मित्रों। इसलिए मैंने कहा कि इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि कोई मैं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि नहीं रख रहा हूं, व्यावहारिक पक्ष है। तो छोटे छोटे वीडियो हैं आप लोगों के समक्ष मैं चला रहा हूं, इसको आप देखिएगा।
तू बोल रहा है तूने सिग्नल तोड़ा, वहाँ हवलदार नहीं था तो सीधा निकल जा। आवाज पहुंच रही है? हाँ सर। यस सर। क्या फर्क पड़ता है? यस सर। किसी यस ने सर। देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर। किसने देखा? मेरे बेटे ने देखा ना। जो देखेगा वही सीखेगा ना। सिग्नल तोड़ा तो फाइन तो भरना चाहिए। इसे फिर से चला दूं मैं? आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि हम लोग जो देखते हैं उसी को ग्रहण करते हुए चलते हैं, हम सीखते हैं उसी से। इसलिए हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। नए सिरे से देखने की आवश्यकता है किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। और मित्रों, हम लोग नैरेटिव के युग में जी रहे हैं। प्रतिदिन नया नया नैरेटिव हमारे सामने आता है और उसमें नैरेटिव में क्या है? विशेष रूप से फिर वही दृष्टि है। एक नव्य चिंतन हमें करने की आवश्यकता है। दूसरा वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं। आपको एक खपा दिखा? मेरे को नहीं दिखा। तुम लोग को वो दिखा क्या? आप देखिए कि हम लोग कहां तक देख पाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं परंतु हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग प्रायः बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम लोग भाषा के दर्शन की बात करें तो हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हम लोग अपने परिवेश को देखते हुए, सीखते हुए उसको ज्ञान में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, उसका एक रूप हमारे सामने ये चीजें आती हैं कि उसी चीज को हम लोग यदि अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरह से देख सकते हैं। मनुष्य का भाषा के साथ जो संबंध है वो कल्पना से आरंभ होता है। हम लोग कल्पना करते हैं तो शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तब जाकर हम खोजने लग जाते हैं। इसलिए जब मनुष्य को अपने भावों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी तो उसने सबसे पहले जो आविष्कार किया या खोज निकाला वह था भाषा, वह थी भाषा। लोगों के समुदाय में रहते रहते हम लोगों ने उस सामाजिक परिवेश में एक भाषा को गढ़ा, हमने उस भाषा को सीखा। इसलिए भाषा की दृष्टि से जब हम लोग बात करें तो भाषा और उसका जो समाज है, सामाजिक जो रूप है, उस सामाजिक रूप के साथ हमको उसका एक तरह से अध्ययन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कबीर इसीलिए कहते थे कि मैं कहता आंखें देखी, अर्थात हमको सारा ज्ञान पुस्तकों से ही प्राप्त होता है ऐसा भी नहीं है। हम लोग बहुत कुछ, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग परिवेश से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने लोगों से सीखते हैं। बहुत बार तो कागज की लेखी को जो विशेष रूप से जो निर्गुणी थे उन लोगों ने उस कागज की लेखी को उस रूप में ग्रहण नहीं किया। बुद्ध की बात मैंने आरंभ में की तो बुद्ध की बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा। चिंतन से बहुत सारी चीजें, एक नई दृष्टि, नवीन चिंतन, शोध। क्योंकि हम सभी, फिर कहूं कि हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर भी रिसर्च करता रहता है, तो एक नवीन दृष्टि हमें चाहिए होती। तो इसलिए आंखें देखी वह बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं हिंदी के, और आप देखिए कि उनके दोहों को लेकर हम लोग कहते हैं कि देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। और हर जगह मैं दर्शन को देखने के साथ जोड़ रहा हूं। आप लोग इस बात को पकड़ रहे हैं कि यहां दर्शन का जो मूल एस्पेक्ट है वो देखने से ही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो देखेंगे वही सीखेंगे। परिवेश हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसलिए हम लोग किसी भी कविता, कहानी या कोई भी टेक्स्ट हम लोग लेते हैं तो उस टेक्स्ट में हमारी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में हमें गाइड
खरीदने की अनुमति नहीं थी। आप टेक्स्ट पढ़िए और स्वयं सोचिए कि क्या है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही रहा होगा। तो हमें कभी गाइड प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसको हम लोग यहाँ रजिस्टर करते हैं, नॉलेज हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि गाइड के बिना हम लोग बहुत सारी मौलिक उद्भावनाएं बहुत बार कर जाते हैं। जितने आलोचक हैं उन आलोचकों ने क्या किया है, किसी भी पाठ को नए सिरे से देखा है। इस पूरी आप लोगों के समूह के साथ यदि मैं जुड़ा हुआ हूं तो भाई राजेश गर्ग जी ने शैलेंद्र जी के साथ जोड़ा। तो आप देखिए कि हम लोग फिर एक नवीन पुनर्पाठ कर रहे हैं। प्राचीन जो समय की सारी जो रचनाएं हैं उनको हम आज के परिवेश में उनका पुनर्पाठ हम लोग कर रहे हैं। देखने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा बेटा सुनता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कान नहीं है, उसके कान है। अभी जो छोटी वीडियो क्लिप आपने देखी उसमें आगे खंबा है लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया, बाकी सब लोगों को दिखाई दिया। हम लोग कहां तक देख पाते हैं किसी भी पाठ के भीतर जो निहित भाव है, उनको कहां तक हम लोग देख पाते हैं, जज्ब कर पाते हैं। किसी भी पाठ के माध्यम से एक नवीन संसार की सर्जना हुई होती है। इसलिए हमारी एक खोजी और खोज की दृष्टि से पिपासु दृष्टि प्रायः काम करनी चाहिए, उसको एक्टिवेटेड रखना चाहिए। उर्दू के एक शायर हैं आमिर मिनाई करके, वे कहते हैं कि शौके दीदार गर हो तो देखने वाली नजर पैदा करे। क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने होते हुए दिखाई नहीं देती, सामने तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। जब कोई व्यक्ति बहुत अहंकार से भर उठता है तो बोलते हैं कि उसे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए शोध का काम, चूंकि मेथोडोलॉजी वाली बात है, तो मैंने सोचा कि नए सिरे से मैं इस बात को कैसे कनेक्ट करूं, कैसे जोड़ूं। तो शोध की बात विशेष रूप से वह शौके दीदार वाली ही बात है। यह हमको देखना उसी पाठ में है और खोजना नया है जो दुनिया ने नहीं देखा है। जो हम देख सकते हैं पूरी दुनिया नहीं देख पा रही है। यह विशेष बात शोध में है, अर्थात हमारी दृष्टि में। और इसलिए हम लोग प्रायः कहते हैं कि शोध वास्तव में क्या है, वो दृष्टि, वह चिंतन की एक ऐसी परिक्रमा है कि आप करते 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 उस गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और एक जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मानंद सहोदर, आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप थीसिस पूरी कर चुके होंगे उस दिन जो आपके चेहरे पर आनंद की अनुभूति होगी, उसको आप कैमरे में कैद करके रख लीजिएगा और बाद में देखते रहिएगा कि वह क्या क्षण था। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है शोध की दृष्टि से। और इसलिए हम लोग कुछ भी जब करें तो हमारे पास सबसे मूलभूत जो आधार है वह विशेष रूप से भाषा है। तो भाषा हमें समाज से मिल रही है और हम जो कुछ देख रहे हैं वो वापस समाज में ही दे। और मित्रों, यह बात मैं आप लोगों के समक्ष रखूं कि हम जो दे रहे हैं वो सामाजिक विघटन के लिए नहीं, सामाजिक सौहार्द को किस तरह से बढ़ा सकता है, हमारी प्रायः चिंता वह होनी चाहिए। देखने वालों के लिए आतंकवाद भी एक दृष्टि ही है, वो अपनी उस अलग दृष्टि से देख रहे हैं। परंतु जब हम लोग विशेष रूप से शोधक का काम कर रहे हैं तो हमारी ऐसी दृष्टि जो कि समाज को एक नया रूप, एक नए रंग का साक्षात्कार करा सकता है, तो वो केवल हमारे पास, हमारी दृष्टि में है। तो हम उस दृष्टि को देखें। भाषा के संबंध में आप जानते हैं कि कई सिद्धांतों, सारे सिद्धांतों को मैंने कहा कि
मैं केवल व्यावहारिक पक्ष रख रहा हूं आपके समक्ष, केवल यह एक ओवरव्यू आपके समक्ष है। ये सारे सिद्धांत तो हुए, अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग दृष्टियों से भाषा के उस पक्ष को देखा, उसके अलग अलग नाम दिए, परंतु अंततः कुल मिलाकर विशेष क्या है? तो विशेष यही है कि हर किसी ने भाषा की उत्पत्ति की ही बात की है। उसकी नीड, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी बातें आती हैं। और आप देखिए कि देखते देखते शब्द से और अधिक गहरा, शब्द से और अधिक सूक्ष्म कुछ नहीं है। इसलिए हमारे यहां पर हम लोग कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म है, उसका क्षरण नहीं हो सकता। तो भाषा उत्पन्न हुई, उसके सिद्धांत चाहे जो भी, ये सारे सिद्धांत आपके समक्ष हैं। ये सारे सिद्धांत होते हुए भी आज मूलभूत रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाषा एक सहजात प्रवृत्ति है जो हम सबके लिए आवश्यक है, जो हम सबको जोड़ती है। भाषा नहीं होती तो यह पूरी संभावना थी कि हम लोग इस तरह से इतनी प्रगल्भता से बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि संकेतों के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास डम शराड्स जैसा मुख पहेलियां भी हम लोग, है ना, कॉलेज के दिनों में डम शराड्स हम लोग खेलते थे कि इशारों इशारों में सारी बातें आपको कहनी है और अगले व्यक्ति को उसे डिकोड करना है। जब भी हम लोग डम शराड्स खेला करते थे प्रतियोगिताओं में, तो मुझे मेरे गुरुवर याद आते थे, शिवनारायण व्यास जी, बिहारी पढ़ाया करते थे। बिहारी का एक बहुत अच्छा दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हूं नयन हूं सब बात। संकेतों में ही है सारा, लेकिन अब ये संकेत हर जगह चलते हैं क्या? ये सारी भाव भंगिमाएं उस तरह से काम करती हैं क्या? उन भाव भंगिमाओं को समझने के लिए अगले व्यक्ति के पास वैसी चिंतन की भी दृष्टि चाहिए। तो फिर घूम फिर कर हम लोग दृष्टि पर आते हैं कि भाई अंततः एक दर्शन भाषा में काम कर रहा होता है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और उसके माध्यम से जो दुख सुख जो कुछ अभिव्यक्त हुआ है उसके साथ सहजात संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई, वो भाषा के माध्यम से संभव है। एक दूसरे से जब हम लोग वार्तालाप करते हैं तब संभव है। इसलिए किसी के मन के भेद का या किसी के मन का भेद यदि आपको पा जाना है तो आपको उसके साथ सबसे पहले वह संबंध स्थापित करना पड़ेगा। भाषा के माध्यम से आप उसके साथ मित्रता बढ़ाते हैं और तब जाके आपको पता चलता है कि यह व्यक्ति क्या सोचता है। अर्थात भाषा एक ऐसी भाव भूमि है जो व्यक्ति को, किसी भी भूमि का व्यक्ति हो, उसको जोड़ती। और प्रायः इधर भाषा को लेकर जो वितंडा प्रायः चलता है, विशेषकर हिंदी को लेकर, मैं प्रायः कहता हूं कि भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, जोड़ने का काम करती है। उसका मूल स्वभाव जोड़ना है। इसलिए मैंने कहा कि तमिलनाडु में बैठे हुए मैं उत्तराखंड के मेरे मित्रों से बात कर रहा हूं, भाषा के माध्यम से संभव हुआ। मान लीजिए कि भाषा नहीं होती और हम लोग इस तरह से इस एप्लीकेशन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से मैं आपके सामने केवल इशारे करता, तो आप लोगों को समझ में नहीं आती वो बातें। हमें उन इशारों का भी ज्ञान विशेष रूप से सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से हमें अर्जित करना होता। तो कुल मिलाकर भावाभिव्यंजना के लिए जो अनुभूत जगत है हमारा, उसको किसी के साथ भी जोड़ने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। आदान प्रदान के लिए उसकी अत्यंत उसकी महती भूमिका है, उसको हम लोग एक तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए भाषा और भाषा का दर्शन, उसको दृष्टि कहिए या चिंतन कहिए, यह सब कुछ हम सबको जोड़ने के लिए है। किसी भी ज्ञानानुशासन में उसके माध्यम से उसमें जो निहित भाव है, उन भावों को, जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उन सारे प्रतीकों को
एक तरह से अर्जित करने के लिए है, समझने के लिए है, जानने समझने के लिए। इसलिए भाषा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैंने सेमेटिकस की बात आपके समक्ष रखी। मैंने कहा कि ये सारी बातें तो है, अब भाषा को लेकर किस तरह से सब लोगों ने प्रयोग किए, ये भी हम लोगों को जानना समझना चाहिए। सेमेटिकस की कथा संभवतः आप लोग जानते होंगे। आप यदि लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह यह संदर्भ आपको मिलेगा। मिस्र, जिसको कि इजिप्ट आप कहें, मिस्र के राजा हुए राजा सेमेटिकस। पीरियड मैंने स्लाइड में दिया है। उनका मानना था कि भाषा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जन्मजात वो पैदा होते ही भाषा आती है, उसकी कोई इस तरह से समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। बिना समाज के भी, बिना लोगों के परिवेश के भी हम लोग भाषा स्वयं सीख जाते हैं। अर्थात जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो परिवेशगत जो संसक्ति है, जो जुड़ाव है, उससे भाषा हम लोग सीखते हैं। जिसका एक तरह से उदाहरण आपके समक्ष मैं हूं कि मैं तेलुगु की भूमि पे गया तो तेलुगु मैंने अनायास सीख ली। गूगल के दिनों में बेंगलुरु में पोस्टेड था तो मैंने कन्नड़ा अनायास सीख ली। तमिलनाडु में लगभग 1 दशक से हूं तो तमिल मैंने अनायास सीख ली। यह सारी बातें होते हुए भी सेमेटिकस की कथा की ओर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो कहते हैं कि भाई वह ईश्वर प्रदत्त है। भाषा को जन्म से ही क्योंकि ईश्वर ने दी हुई है तो वो मिलेगी, स्वयं मिलेगी, उसको सीखने सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या था कि 2 नवजात शिशुओं को उन्होंने एक ऐसे महल में रखा जहां पे सारी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। परंतु बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए तो वहां पे एक फ्रीजियन नौकर था। फ्रीजियन माने जो फ्रीजियन भाषा बोलता है, जर्मन के लोग बोलते हैं। नीचे टिप्पणी में भी यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो आप देखिए, जो एक तरह से इंग्लिश और स्कॉटिश दोनों के माध्यम से एंग्लो फ्रीजियन भाषा समुदाय बनता है। वह भाषा है फ्रीजियन। तो जो फ्रीजियन जो नौकर था, वो फ्रीजियन नौकर जब भी भोजन देने जाता था तो वो कहता था बेकोस। आज भी माँ भोजन लगाती है तो बोलती है कि आ जाओ रोटी खा लो, भोजन कर लो। माँ किसी की भी हो, माँ एक जैसी होती है, उसकी भावनाएं वैसी। तो वो बेकोस कहता था। अब सेमेटिकस की हिदायत थी कि ऐसा ना करें, लेकिन मनुष्य का स्वभाव वैसा है, रोटी का संबंध वैसा है कि हम किसी को देते भी हैं तो है ना, बहुत प्यार से सम्मान से हम लोग देते हैं, आओ रोटी खा लो। तो बेकोस इसी तरह से, बेकोस रोटी के लिए फ्रीजियन। उस फ्रीजियन नौकर ने बेकोस शब्द का प्रयोग किया। जब बच्चे बड़े हुए, आप जो भी बोल लीजिए कि आम जनसभा बोल लीजिए, दीवाने आम बोल लीजिए, जो भी है, राजा ने उन दोनों बच्चों को आमंत्रित किया सभा में। और दोनों बच्चे हक्का बक्का सबको देख रहे थे। सब लोग उनसे प्रश्न कर रहे थे, लेकिन कोई प्रश्न का उत्तर, केवल वे एक ही शब्द बोल रहे थे, बेकोस। सब आश्चर्यचकित थे। तब जाकर यह भेद खुलता है कि फ्रीजियन जो नौकर है वो बेकोस कहा करता था। इस कारण जो है दोनों बच्चों ने केवल एक ही शब्द सीखा, बाकी भाषा भी सीख न सके। कहा जाता है कि जो इटली का जो राजा था, जो रोमन जो सम्राट था, फ्रेडरिक द्वितीय, फ्रेडरिक सेकंड, उसने भी ऐसा प्रयास किया था। और जो
स्कॉटलैंड का जो राजा था जेम्स फोर्थ, उसने भी ऐसा प्रयोग किया था और बहुत सारे आपको प्रमाण अकबर को लेकर भी मिलते हैं। ऐसी चर्चा है। कहने का मतलब यह है कि भाषा बिना समाज के या बिना समुदाय के या बिना उस संबद्धता के, सामुदायिक संबद्धता के या ज्ञान की उस सामग्री के सीखना असंभव है। सेमेटिकस की यह कथा हमको बताती है कि हमारे लिए क्यों समाज बहुत आवश्यक है, क्यों हम बिना समाज के भाषा को उस तरह से नहीं सीख सकते। तो सेमेटिकस की इस कथा ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे तब तक हमें वह अर्जित नहीं हो सके, वो प्राप्त नहीं हो सके। हमें प्राप्त करना है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। भाषा को लेकर कई तरह की परिभाषाएं आपको मिलती हैं कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है वगैरह, परंतु भाषा का सबसे मूल जो भाव है वो है विचारों को व्यक्त करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना और क्रियात्मकता उत्पन्न करना। इसलिए भाषा को एक हम लोग टूल के रूप में देखें। लैंग्वेज इज अ टूल, एक उपकरण के रूप में हम लोग देखें। जब गूगल काम शुरू कर रहा था, इंडिक लोकलाइजेशन एंड द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस जो प्रोजेक्ट चल रहा था वे बैक टू 2009-10, उन दिनों गूगल ने रिक्रूटमेंट आरंभ की थी लिंग्विस्ट रिव्यूअर की। आज आप विकिपीडिया देख रहे हैं बड़ी आसानी से, आपके समक्ष विकिपीडिया का आपके लिए जो भी जानकारियां हैं वो उसके माध्यम से बहुत ऑथेंटिकेट ना सही लेकिन बहुत हद तक जानकारियां आप तक, मैं उसको ज्ञान नहीं कह रहा हूं, मैं केवल सूचनाएं कह रहा हूं, वो सूचनात्मक, वो ज्ञानात्मक नहीं है। भाषा के फिर वो उसमें अलग सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में हम लोग नहीं जानते कि एक सूचनात्मक पक्ष है तो दूसरा ज्ञानात्मक पक्ष है। हम केवल ज्ञानात्मक वाले पक्ष की बात कर रहे हैं। तो गूगल को भी सबसे पहले आवश्यकता क्या महसूस हुई कि लोगों के साथ यदि जुड़ना है तो हमें देश की विदेश की सभी भाषाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। लेट अस मेक अ ब्रिज। तो उन दिनों मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाला मैं भी पहला व्यक्ति हुआ। गूगल के साथ मैंने हिंदी लिंग्विस्ट के रूप में काम किया। हमारी आज भी एक टीम है जो गूगलर्स के रूप में काम करते हैं। भाषा एक जब टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही थी तब भी टेक्नोलॉजी को यही महसूस हुआ कि भाई लैंग्वेज इज अ टूल, और उस टूल को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। फिर आप जानते हैं कि यूनिकोड वगैरह ये सारी चीजें आई उस कंसोर्शियम के माध्यम से, और हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पर आज इस तरह से जुड़ पा रहे हैं। भाषा को लेकर कई तरह की परिभाषाएं मिलेंगी, कई तरह की अवधारणाएं मिलेंगी, परंतु जो मूल रूप से है कि भाई हम लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हमारा जो वैचारिक कह लीजिए या भावात्मक कह लीजिए आदान प्रदान कैसे हो सकता है, और यह जो प्रक्रिया है वो अभ्यंतर प्रक्रिया है। हम लोग ग्रहण करते हैं फिर देते हैं। इसलिए भाषा जो है सबसे ऑथेंटिकेट, सबसे प्रामाणिक माध्यम है, मीडियम। उसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, निखरता है। बिना उसके हमारे चरित्र को समझना बहुत जटिल हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है तो हम उसको प्रायः बोलते हैं कि बड़ा दुरूह व्यक्ति, बड़ा दुरूह चरित्र है। इसलिए बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इस तरह से जो
एक मानवीय संपदा है भाषा, वह सामाजिक हित में सबके उपयोग के लिए हम सबके प्रयास से उत्तरोत्तर विकसित होती है, बढ़ती है। यह भाषा का एक व्यावहारिक पक्ष है। दर्शन के लिए मैंने कहा कि वही दर्शन, आप उसके कई अर्थ हैं, मैंने दिए हैं, आप अर्थ देखिएगा कि पहले तो दर्शन अर्थात क्या है। मराठी में हम लोग कहते हैं दर्शन देरे देरे भगवंता किति अंत आता पहाशी अनंता। भगवान की स्तुति करते हैं या आराधना करते हैं तो हम बोलते हैं विष्णु के अवतार विठल को लेकर है। तो दर्शन माने साक्षात्कार दीजिए, सामने आइए, दिखाई दीजिए। तो दृष्टि है, देखना है, दिखाई देना है ना। समीक्षा है, समीक्षा में इच्छा आंखों को लेकर है। आलोचना में लोचन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लोचन के आप उस तरह से नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैंने अमीर मिनाई की उस बात को मैंने कहा कि देखने वाली नजर पैदा कर। प्रादुर्भाव ये एक शब्द है, दर्शन का एक अर्थ हो सकता है। उपस्थिति भी अपने आप में दर्शन है, कि वह अचानक मेरे सामने उपस्थित हुआ या वह मेरे समक्ष अचानक उपस्थित हुई या मैं उपस्थित हूं, तो दर्शन। प्रस्तुत होना, आगे आना, अवलोकन करना, दृष्टि, दृष्टिकोण, शोध, परीक्षा, वह भी दर्शन है। परीक्षा में भी इच्छा है, देखना है। आज आपकी परीक्षा होगी, अर्थात देखा जाएगा कि आपका ज्ञान कितना गहरा है। तो जब मैंने दोनों बातें रखी आपके सामने की भाषा का दर्शन, तो बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड उस तरह से नहीं, बहुत सामान्य रूप में व्यावहारिक दृष्टि से हम लोग कैसे देखें उसको, वो बात मैं आपके सामने रख रहा था। और फिर मैं आगे आपको लेके चलूंगा कि पाठ को कैसे देखें, किसी भी टेक्स्ट को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मराठी में हम लोग कहते हैं कि भाई, वही मैंने कहा कि दर्शन देरे देरे भगवंता, एक तो वो हो गया। दूसरा, अंधा मांग तो एक डोळा देव दे तो दोन डोळे। अंधा एक आंख मांगता है और ईश्वर दोनों आंखें दे देता है। देखने के लिए कितना अच्छा है, एक आंख पर्याप्त है। दो आंखें होने के बावजूद कोई बहुत दूर की बहुत सूक्ष्म चीज देखनी है तो हमको एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो बोले कि दो आंखों की आवश्यकता नहीं है, एक पर्याप्त है। बहुत दूर तक आपको देखना है या वेध उसका लेना है, तो फिर आपकी दोनों आंखें काम नहीं आएगी। दोनों आंखों की रोशनी एक आंख में हम लोग अंतरित कर लेते हैं या एकाग्र कर लेते हैं, तब जाकर हम लोग देख पाते हैं। इसलिए कहावत है, आंधळा मांग तो एक डोळा देव दे तो दोन डोळे। और इसलिए एक खोजी दृष्टि प्रायः हमारी होनी चाहिए। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि नाम बड़े दर्शन खोटे वगैरह, ये सारे जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं उनके बड़े गंभीर और बहुत गहरे अर्थ हैं। हमारे यहाँ पर अंधा व्यक्ति होने के बावजूद सूरदास जैसा उदाहरण है। आप देखिए कि अंधा होने के बावजूद उनकी दृष्टि कितनी गहरी थी। जो रूप सूरदास ने हमें दिया है कृष्ण का, वही रूप आज तक हम लोग वर्णित करते हैं। घुटरुणी चलत रेणु तन मंडित मुकद अधिलेप किए शोभित कर नवनीत। उसी का एक्सटेंशन आपको मीरा में मिलता है, उसी का एक्सटेंशन आपको रसखान में मिलता है, बाकी सारे कवियों में आपको मिलता है। कुल मिलाकर यह है कि दर्शन वास्तव में एक दृष्टि है, जो बहुत बार, जो हमने पहली स्लाइड देखी, ये तुम्हें दिखाई दिया क्या? बहुत बार आंखें होने के बाद दिखाई नहीं देता है। आवश्यक नहीं है देखने के लिए आंखें होना। सूरदास हमारे पास ऐसा उदाहरण है। इसलिए विल हैव टू बी वाइड ओपन टू रिसीव थिंग्स। किसी भी चीज को अंगीकार करने के लिए या ग्रहण करने के लिए हमें अपनी मानसिक दृष्टि को प्रायः खुला रखना पड़ता है, अर्थात वहां से हम सारी चीजें जज्ब कर लेते हैं। ध्वनि वेद जैसी जो परीक्षा हुआ करती थी कि आपकी आंखें बंद है, बांध दिया गया है, यू कैन नॉट सी,
लेकिन जो ध्वनि है उस ध्वनि का वेध लेते लेते आप निशाना साध लेते हैं। बोले कि आंखें वास्तव में देखने के लिए आवश्यक नहीं है। वह वास्तव में मराठी का एक बहुत अच्छा शब्द है ध्यास। एक तरह से वह लगन, वह एस्पिरेशन चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए। यदि वो एस्पिरेशन नहीं है तो हमें फिर आगे होने के बावजूद दिखाई नहीं देगा। संत तुकाराम से पूछा गया कि तुम्हें ईश्वर दिखाई देते हैं क्या? बोले कि हाँ दिखाई देते हैं। बोले कि मुझे दिखाई नहीं देते। बोले तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है, उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। अंधा होने के बावजूद भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। इसके भी उदाहरण हमारे पास बहुत सारे। अर्थात एक नवसृजन के लिए हमारे चित्त में चिंतन की आवश्यकता है। जब तक हमारा चित्त चिंतनशील नहीं होगा तब तक वह चीजें हमें दिखाई नहीं देती। वो बात आप लोग जानते हैं, राम पहले नहीं आया, मरा 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 कहते 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 राम 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 आ गया। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिभा अपनी जगह है। शोध में प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास की नितांत आवश्यकता है, दर्शन की नितांत आवश्यकता है, देखने की और नए सिरे से देखने की आवश्यकता होती है मित्रों। इसलिए किसी भी रियलिटी को यदि आपको देखना है तो अंतर्मुख होकर, जो बाहर है उसको हम लोग, इसीलिए मैंने कहा कि आभ्यंतर जो वह प्रक्रिया है, तो हम लोग उसकी परख कर सकते हैं उस दृष्टि के माध्यम से। मैंने यहां लिखा है कि भाई जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। शोध में भी तो हम लोग अर्थवत्ता की ही तो खोज कर रहे हैं, तो दृष्टि वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण, दर्शन वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण। अर्थात उस दर्शन से, उस चिंतन से, उस मनन से हमारा चित्त, जिसको आप मन मस्तिष्क भी कह सकते हैं, वह मन मस्तिष्क किस प्रकार हमें जागृत करता है और किस प्रकार हमें एक नवीन अनुभव जगत के साथ जोड़ता है, जहां से हम लोग बहुत सारी बातें सीखते हैं, जानते हैं। इसलिए दर्शन देखना एक प्रकार की क्रिया है। यदि हम वह क्रिया बहुत ठीक ढंग से कर लेते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। शैलेंद्र जी ने कहा है कि मुझे 1.5 घंटे तक बोलना है, बहुत सारी चीजें अभी हैं। आप देखिएगा कि अब ये दर्शन तो है, लेकिन फिर इसके भीतर समस्याएं माने उस तरह से कि उस फिलॉसफी को, उस भाषा को हम लोग कैसे अर्जित कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज। तो विशेष रूप से कि भाई जो अर्थ की प्रकृति है, हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक मीनिंगफुलनेस होता है, और मीनिंग एक लेयर में नहीं, वो मल्टी लेयर्ड होता है। कोई भी टेक्स्ट 1 लेयर्ड नहीं होता है, वो मल्टी लेयर्ड होता है, उसमें कई स्तर प्रस्तर होते हैं। हिंदी के एक कवि है मुक्तिबोध, उनकी एक कविता है दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग। उसमें आता है कि संदूक के भीतर संदूक, संदूक के भीतर संदूक, और संदूक के भीतर रखा हुआ एक और संदूक, और उसमें बैठा हुआ है ओरांग उटांग। तो ये लेयर्स है। हम जितना अधिक सोचते जाते हैं उतना अधिक वो हमें देता जाता है। इसलिए भाषा मित्रों वो प्रयोग से जीवित होती है। भाषा को हम लोग, यदि हम लोग अपनी आदत बना लेते हैं, बहुत साधारण परिभाषा जो मुझे स्मरण आ रही है कि भाषा वास्तव में लैंग्वेज इज अ हैबिट, वह स्वभाव। और कोई भी भाषा सीखना कठिन नहीं है, ये उसके आपके पास लेयर्स है कि आप उसके अर्थ की प्रकृति को जानिए, है ना, उसका प्रयोग करिए, उसका कॉग्निजेंस लीजिए, उसका जो रियलिटिकल एस्पेक्ट है, जो सोसाइटल कनेक्ट के साथ आता है, उसके बीच के संबंध को पकड़िए, भाषा आ जाएगी। भाषा का दर्शन इसी तरह से जो मैंने देखा
समझा अपने इतने जीवन काल में, अलग अलग जगह काम करते हुए, अलग अलग सेक्टर में काम करते हुए। तो मुझे लगता है कि एक नवीन दृष्टि के साथ हम लोग इस भाषा के उस दर्शन तक हम लोग पहुंच सकते हैं, प्रयोग से प्रचलन तक। अर्थात आप प्रयोग करते जाएंगे तो वो व्यवहार में आएगी, यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो व्यवहार में नहीं आएगी। और साधारण सी बात है, हमारे हिंदी के ढेरों शब्द दिन ब दिन ढेर होते जा रहे हैं, हम लोग प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं उनका। बहुत साधारण रूप में हम लोग कहते हैं मुझे बहुत टेंशन हो गया है। हमारे पास बहुत अच्छे शब्द हैं उसके लिए। हिंदी में हम लोग कहते हैं तनावग्रस्त जीवन, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। भाषा के दर्शन के साथ साथ जितना हम लोग दूसरी भाषा से ग्रहण करें अनुचित नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी भाषाओं के भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हमने मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी की बात की तो हमने शब्द उस ज्ञान के लिए किया जो हमारे पास नहीं था। भारत ज्ञान और दर्शन की भूमि थी। विज्ञान का विकास पश्चिम में अधिक हुआ, तो पश्चिम से जब आया अंतरिक्ष विज्ञान और बाकी भूगोल, है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारी चीजें जब आई तो हम लोगों ने फिर उसके लिए एक नई भाषा हमने तैयार की, इजाद की, कहा कि ये प्रयोजन सिद्ध भाषा है। तो हमने अपनी भाषा में शब्द बनाने की आवश्यकता महसूस की। हम लोग दूसरी भाषा के शब्द ऐसे परिवेश में या ऐसी स्थिति में ले जहां जब हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं हो, यह भी भाषा का दर्शन। हमारे पास शब्द हैं तो उनको हम प्रयोग में रखें, क्योंकि एक पीढ़ी प्रयोग नहीं करेगी, दूसरी पीढ़ी नहीं करेगी, तीसरी पीढ़ी में वो मर जाएंगे शब्द, वे आपके केवल कोशगत संपदा बनकर रह जाएंगे, डिक्शनरी में रह जाएंगे। और एक समय आएगा कि हमें स्वयं उस डिक्शनरी में जाकर उस शब्द को खोजने की आवश्यकता पड़ सकती है कि क्या अर्थ है इसका, ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए कि हमने उसको प्रयोग में नहीं रखा, प्रचलन में नहीं रखा, व्यवहार में नहीं रखा। भाषा प्रायः व्यवहार से बाहर होकर मर जाती है, मरण को प्राप्त होती है। आप में बहुत सारे लोग अंग्रेजी के होंगे, उन्होंने टॉयनबी को पढ़ा होगा, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की जो चर्चा करते हैं। अर्नोल्ड टॉयनबी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, हालांकि वो सिविलाइजेशन को लेकर, वो कहते हैं कि जन्म, विकास, जरा, मरण, इन चार अवस्थाओं से गुजरकर कोई भी सभ्यता दम तोड़ देती है। सभ्यता पैदा होती है, विकसित होती है, जर्जर होती है और मर जाती है। मरती तब है जब वो नहीं सीखती कि कब उसको रैली करना है और कब उसको विड्रॉल करना है, कब प्रत्याहार करना है और कब आगे बढ़ते चले जाना है। सभ्यताओं के संघर्ष पर बात करते हुए यद्यपि उन्होंने ये बात कही थी, परंतु भाषा के दर्शन की दृष्टि से भी यही सिद्धांत मैं लागू करके कह रहा हूं कि ऐसी ही स्थिति भाषाओं के संबंध में भी है। भाषाएं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, प्रयोग में नहीं आती है तो जर्जर हो जाती हैं और अंततः मरण को प्राप्त होती है। हमारी हिंदी के शब्द, हमारी मातृभाषाओं के ढेरों शब्द, इसलिए मैंने लयात्मक कहा कि ढेरों शब्द ढेर हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। आप ठीक ढंग से हिंदी क्या बोलने लग जाएं, लोग बोलते हैं कि कहां से भाई ये हिंदी सीख के आए हो। अर्थात हम अपने देश में अपनी हिंदी जिसको आप बहुत फाइन ट्यून्ड कह सकते हैं, यदि आप वो बोलने लग जाते हैं तब भी लोगों को लगता है कि ये बहुत सारी बातें हमारी परिधि से बाहर है, समझ नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हुआ?
कारण यही है कि हम लोगों ने भाषा के उस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जो प्रयोग से ही परिचालित होता है। इसीलिए हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हम लोग प्राय बोलते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार करो, है ना। दक्षिण में हूं तो ये प्रचार और प्रसार दोनों शब्द बार बार आते हैं। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए या कहीं जाइए तो आपको सारे, या संविधान के अनुच्छेद खोल लीजिए तो उसमें आपको बार बार 120, 200, 210, 343 से 351 बारंबार इस शब्द क्या पदबंध कह लीजिए उसको, उसका प्रयोग आपको दिखाई देता है, प्रचार और प्रसार। भाषा जब तक प्रयोग में नहीं रहेगी तब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर उसके लिए आपको एक मिशन खड़ा करना पड़ेगा, प्रचार और प्रसार करिए। क्यों? क्योंकि उसके लोक पक्ष, प्रायोगिक पक्ष पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मित्रों, यदि आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो अंग्रेजी का ध्यान रखिए, हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी का ध्यान रखिए। कोई भी भाषा मरणासन्न नहीं होनी चाहिए। समाप्त होने के बाद उसको फिर उसमें प्राण फूंकना बड़ा कठिन काम है। इसलिए उसका एक वास्तविक व्यावहारिक संबंध है मनुष्य समुदाय के साथ, व्यक्ति के साथ। यदि हम लोग उस संबंध को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, तो भाषा जीवित नहीं रह सकती। यह भी भाषा का दर्शन है। इसलिए मैंने कहा कि भाषा को आप अपने स्वभाव में ढाल दीजिए। मैं मूलतः मराठी भाषी हूं, हिंदी अपनी रुचि से आया हूं। विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए विज्ञान छोड़कर मैं हिंदी में आया। मराठी के पुल देशपांडे अच्छे लगते थे, हिंदी के प्रेमचंद अच्छे लगते थे, तो धीरे धीरे हिंदी की ओर चले आए। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप भाषा से प्रेम नहीं करेंगे, लगाव नहीं रखेंगे, तब तक वह भाषा आपकी नहीं हो सकती। यदि मेरे नाम के साथ पाटिल नहीं होता तो संभवतः आप मुझे पकड़ नहीं पाते कि यह व्यक्ति किस भाषा क्षेत्र से आता है। सीखने की आवश्यकता है। हिंदी मेरी अर्जित भाषा है, मेरी मातृभाषा नहीं। फिर लौटते हैं दर्शन पर कि भाषा का संबंध विशेष रूप से फिर वही है, देखने से आरंभ होता है। जो देखेगा वही सीखेगा। इसलिए मैंने कहा कि श्रोते ईशो के दीदार अगर हो तो देखने वाली नजर पैदा कर। आमिर मिनाई को उद्धृत करते हैं। देखना, बोलना, पढ़ना, लिखना से लेकर उसके कलात्मक पक्ष तक जब हम लोग जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज, एक मानक स्वरूप भाषा का विकसित हो जाता है। और हम सबका दायित्व है कि उस भाषा के उस कलात्मक शिखर को वैसे ही उत्तरोत्तर और बढ़ाते चलें। लेकिन हम लोग इतने पश्चिम परस्त होते जाते हैं कि हम अपनी भाषाओं के सौंदर्य को छोड़ देते हैं, कलात्मक पक्ष को छोड़ देते हैं और बाहर हम लोग चले जाते हैं। आप जानते हैं कि विक्टर कोजे करके एक व्यक्ति हुए वेस्ट में, जिन्होंने कला के लिए आंदोलन आरंभ किया था। उन्होंने कहा कि वो कला का समाज का कोई है ना आधार नहीं है। जैसे भाषा का और समाज का आधार है, वैसे ही कला और समाज का भी आधार। कोई भी कला समाज में रहकर ही एक स्फूर्त अभिव्यक्ति दे सकती है। कोई भी भाषा समाज में रहकर ही एक स्फूर्त भावना को एक तरह से प्रवाहित कर सकती है। तो भाषा के इस दर्शन के साथ मुझे लगता है कि हम यदि इस परिक्रमा को जारी रखें, प्रयोग और प्रचलन को हम लोग बनाए रखें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी नवीन दृष्टियां हमारे सामने आ सकती हैं। 2-3 उदाहरण केवल आपके सामने रख रहा हूं, उस पर बहुत अधिक विस्तार से नहीं। 20 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, मूल मुद्दे तक मैं पहुंचूं। क्रूज़ी ने कहा कि भाई वो कला केवल कला की दृष्टि से है, उसका उपयोगिता के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य जो चिंतक हैं
उन चिंतकों की दृष्टि से जब आप देखते हैं या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, उसमें युंग करके हैं, युंग कहते हैं कि भाई एवरी आर्ट फॉर्म is created due to a pressure, societal pressures, सामाजिक दबावों का परिणाम उन्होंने कहा। एक सामुदायिक दबाव होता है, उसके कारण साहित्य जन्म लेता है। हिंदी में उसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। एक और क्रिस्टोफर कॉर्डवेल है, इल्यूजन एंड रियलिटी उनकी पुस्तक है। यद्यपि ये सारे अधिकतर लेफ्ट ओरिएंटेड है, बावजूद इसके उन्होंने क्या लिखा है उससे अधिक महत्वपूर्ण हमारे पास कौन सी दृष्टि और हम लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसका जो कलात्मक पक्ष है, उस कलात्मक पक्ष को आप रखिए अपने पास, उस दृष्टि को बनाइए। किसी भी आइडियोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ते हुए हमारे पास एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो उसके लोक पक्ष को जज्ब कर सके, ग्रहण कर सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे साहित्य समाज का दर्पण है। दूसरे कह रहा है कि उपयोगिता के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए साहित्य का। परंतु सामाजिक पक्ष को हम लोग छोड़कर किसी भी ना कला को देख सकते हैं ना साहित्य को देख सकते हैं। वेस्ट में कला को अलग किया साहित्य से, हम लोग साहित्य को कला का ही अंग मानते हैं। चेन का मैंने उदाहरण आपके समक्ष रखा था कि मैन, मिलियन एंड मोमेंट, ये तीनों इंपैक्ट करते हैं। अब ये सारे इतनी सारी बातें हमारे समक्ष जब हैं, तो यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भाई कला का अपना सौंदर्य पक्ष निश्चय ही है, लेकिन सौंदर्य की बात करते करते हिंदी साहित्य में रीतिकाल जैसा एक समय आता है जहां पे इतनी अलंकारबद्ध रचनाएं, छंदबद्ध रचनाएं हैं कि उन रचनाओं को पढ़ने के लिए टिकाऊ की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि आपको, इसलिए जो हमारे कवि केशवदास हैं उनके काव्य को लेकर तो हमारे आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वो कठिन काव्य का प्रेत। कविता बहुत सीधे ढंग से समझ में नहीं आती, सौंदर्य शास्त्र की तरफ आप बहुत अधिक जाते हैं तो कठिन होती चली जाती है, और यदि आप समाज की तरफ जाते हैं तो वह अधिक सरल होती जाती है। इसलिए उसका लोक पक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस लोक के लौकिक पक्ष के साथ हम लोग जब भाषा का मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अत्यंत सहज रूप में एक नवीन दृष्टि के साथ हमारे सामने आती हैं। कई कथाएं हैं, केवल अभी शैलेंद्र जी मैं अभी 15-20 मिनट और बोल सकता हूं ना? हाँ सर, आपके पास समय है, 5:30 तक है। ठीक, तो 15 मिनट और है ना? तो आप देखिए कि जो उसका मैंने कहा कि दर्शन का वास्तव में वही है कि अंततः आप क्या देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। हम लोग कहते हैं पहाड़ को देखा मैंने, कहां से देखा? एरियल टॉप से देखा तो पहाड़ अलग तरह से दिखाई देगा, दाएं से देखिए तो अलग दिखाई देगा, बाएं से देखिए अलग दिखाई देगा, आप भीतर प्रविष्ट होते जाएंगे तो आपको अलग दिखाई देगा। उसका कोई एक ऐसा स्वरूप नहीं है। इसलिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, आलोचना आंखें खुली रखकर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई कथाएं हमारे सामने आती हैं। हिरकणी की कथा आप लोगों को पता होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ी हुई कथा है। ग्वालन थी जो दूध देने के लिए जाती थी, उसका बालक जो है घर रह गया था। दूध देने के लिए पहुंची तो देर हो गई और गढ़ से, दुर्ग से उतरते उतरते द्वार बंद हो गया और फिर कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसी परिस्थिति आ गई। अब ऐसी परिस्थिति में वह हिरकणी उस सिंहगढ़ करके है वही, यह कथा इतिहास का पक्ष है जिसको मैं कथा कह रहा हूं। तो वो क्या देख रही है? उसके सामने इतना विशाल पहाड़ है लेकिन उसको पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है। वो उस
पहाड़ में कह रहा हूं, पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग है, उस दुर्ग से वो उतरती है नीचे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मां के बिना बालक अकेला नहीं रह सकता। जब शिवाजी महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहूंगा तो जब शिवाजी महाराज मिले तो वो नतमस्तक हुए उसके सामने, हिरकणी के सामने, उसे पुरस्कृत किया। और इसलिए मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, यह एक दार्शनिक पक्ष है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से जब आप इस कथा के माध्यम से देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हमारे सामने उभर कर आते हैं कि वो क्या देख रही थी कि उसको पहाड़ तक दिखाई नहीं दिया, इतना बड़ा दुर्ग तक दिखाई नहीं दिया। आप नीचे झांक कर देखिएगा उस दुर्ग से, प्राण सूख जाएंगे, प्राण कंठ तक आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि इतनी खाई कैसे तो उतरी होगी वो स्त्री। उस पर फिल्म भी बनी है इधर, संभवतः अमेज़न प्राइम जैसे प्लॉट पर उपलब्ध भी होगी, हिरकणी। टॉल्स्टॉय की भी एक कहानी है, वो अब उसके लिए मेरे पास समय नहीं है तो मैं समेट लूंगा कि टॉल्स्टॉय ने भी ऐसे ही डेस्टिनी को लेकर लिखा, नियति को लेकर लिखा। रूसी लेखक है, अन्ना कारेनिना जैसे उपन्यासों के लेखक। उन्होंने डेस्टिनी को लेकर एक जो कहानी लिखी, वो कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे इसलिए प्रतीत होती है। बहुत संक्षेप में यदि मैं कहूं तो उस कहानी में एक मां है जिसने जिसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उसका असमय निधन हो गया है। 3 छोटी छोटी बच्चियां मां के मृतदेह से लिपटी हुई रो रही हैं, बिलख रही हैं। एक तो अभी भी मां का स्तनपान कर रही है मृतदेह से। देवदूत को भेजा गया था कि भाई जाओ जाके लेके आओ। हमारे यहाँ पर जो यमराज की जो बात आती है वो टॉल्स्टॉय उसको उस तरह से भी देखते हैं। टॉल्स्टॉय को उस पाठ को अलग दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि हाउ द बेस्ट इज आल्सो थिंकिंग। तो देवदूत जाता है और उसको देवदूत को दया आती है, वो बिना उसके प्राण लिए वो लौट जाता है, आत्मा को लिए बिना वो लौट जाता है। फिर बोलता है कि मुझे बड़ी दया आई इसलिए मैं ला न सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ दिन और समय मिल जाए, बच्चियां धीरे धीरे जो है बड़ी हो जाएंगी, तब जाके उसको लेके आते हैं, क्या समस्या है? अभी फिलहाल के लिए उन बच्चों को बड़ा होने तक हम उसको छोड़ दें। तो उसे बड़ा, यमराज को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोधित होता है। बोलता है कि तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए था, तुम अपने कर्म से चूक गए, इसलिए मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूं कि तुम लौट कर धरती पर जाओ और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लेते तुम वापस यहां नहीं आ सकते, इस लोक में नहीं आ सकते। तो वो इस तरह से फेंक दिया जाता है। रूस की जमीन पर वो पड़ता है जहां पे एक चमार बाजार जा रहा है अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लत्ते खरीदने के लिए। ठंडी बढ़ने वाली है तो गर्म कपड़े लाने के लिए जा रहा है। देखता क्या है कि भाई आदमी नंगा पड़ा हुआ है, जो देवदूत है वही है जो नंगा पड़ा हुआ है, सड़क किनारे ठिठुर रहा है उस ठंड में, बर्फीली उन हवाओं में। तो पहले तो देवदूत को दया आई थी उस औरत पर, उन बच्चियों पर, अब चमार को दया आई। तो चमार ने जो है उसके लिए सारे कपड़े लत्ते खरीदे। बोले कि ठीक है, बीवी डांटेगी है ना, अब रहोगे कहाँ? बोले कि तुम मेरे साथ चले चलना, कोई ठिकाना नहीं है उसके रहने का। तो लेके जाता है वो अपने साथ। बीवी डांटती है ना। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहाँ तक देख पाते हैं, कहानी जब करवट लेती है अंत में, साथ रहते रहते हम लोग कैसे सीखते हैं, परिवेश क्या सिखाता है। देखिए कि साथ रहते रहते वह देवदूत ऐसे जूते टांकना सीख लेता है कि उस पूरे क्षेत्र में केवल उसी का ना उसका डंका बज रहा है।
इस तरह से सम्राट के दरबार से भी आता है कि सम्राट के लिए जूते बनवा दो, और हिदायत मिलती है कि जूते ही बनवाना, लेकिन वो स्लीपर बना देता है। अब वहां पर स्लीपर उसको पहनाई जाती है जो व्यक्ति मर चुका है और उसको अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन वो स्लीपर ही बनाता है। और चमार उसको खूब मारता है, पीटता है। चमार कहां देख पा रहा है कि वो देवदूत है, उसके आने से घर में खुशहाली आएगी उसे नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि वो ठीक है, वो स्लीपर बना देता है और उसको पहना दिया, और तभी जाकर जो है सम्राट का नौकर दौड़ कर आता है और कहता है कि अरे जूते मत बनवाना, स्लीपर ही बनवाना। चमार परेशान हो जाता है, देवदूत हंसता है। कथा करवट लेती है और अंत में उसके यहाँ पर एक महिला 3 युवतियों को लेकर पहुंचती है, और देवदूत को याद आता है कि ये 3 वही लड़कियां हैं जिनके लिए मैंने दया की और ये सजा मैं पा रहा हूं। वो पूछता है कि क्या बात है, ये लड़कियां कौन है? अब सम्राट के यहाँ उनका विवाह हो रहा है। तो कहती है कि पड़ोस में थी, बहुत गरीब थी, मर गई, तो इन तीनों को, मेरा भी कोई नहीं था, मैंने इनको अपना लिया और इस तरह से जो है इनका पालन पोषण किया। अब मेरे पीछे सारी धन दौलत इन्हीं की। देवदूत सोचता है कि हम कहां तक देख पाते हैं, हमारी दृष्टि कहां पहुंचती है, वहां तक नहीं पहुंचती। यदि उस मृत शरीर में फिर से प्राण फूंक दिए जाते तब भी ये तीनों युवतियां इतनी संपन्न परिवार में नहीं, संपन्न कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन माता मर गई तो वो संपन्न हुई। कहने का मतलब केवल यहां इतना है, इस कथा का जो दार्शनिक जो पक्ष है उसको परे रखकर केवल दृष्टि तक हम लोग यदि देखें तो टॉल्स्टॉय को देखने की पहली बात तो नई दृष्टि आपको मिलती है। एक प्रोग्रेसिव लेखक किस तरह से सोच रहा है। दूसरी बात तो यह है कि भाई हम लोग प्रायः हमें वो किसी भी कथा को एक नई दृष्टि के साथ देखने की आवश्यकता होती है, वो हमें हमेशा वो ललक होनी चाहिए। शमशेर फिर हमारे यहाँ पर जो प्रगतिशील जो आंदोलन चला उसके कवि हैं, उनकी कविता वैसे स्क्रीन पर तो है लेकिन मैं आपको सुना दूं कि उसने मुझसे पूछा तुम्हारी कविताओं का क्या मतलब। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने पूछा फिर तुम इन्हें क्यों लिखते हो? मैंने कहा ये लिख जाती है, तब इनकी रक्षा कैसे हो जाती है? उसने क्यों यहाँ प्रश्न किया? उसने मुझसे पूछा इन शब्दों का क्या मतलब है? मैंने कहा शब्द कहाँ है? वहां मौन मेरी ओर देखता चुप रहा। देखो तो शब्द है, ना देखो तो कुछ नहीं। क्योंकि किसी भी पाठ में, किसी भी प्लॉट में, कहानी का प्लॉट होता है, कविता का पाठ होता है, तो आप उस पाठ और प्लॉट दोनों को जब आप देखते हैं तो उसके भीतर जो अर्थ है शब्दों में नहीं है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि उसमें जो अंतर्निहित भावों का जो एक रूप है वह अंतः सलीला है। हमारी सरस्वती सभ्यता को लेकर हम लोग कहते हैं कि सरस्वती आज भी है ना बह रही है नीचे से। अंतः सलीला है, भाव सारे अंतः सलीला है। आप शब्द को पकड़ के बैठ जाएंगे, कविता समझ में नहीं आएगी, पाठ समझ में नहीं आएगा, प्लॉट समझ में नहीं आएगा। आपको इसलिए उसके भीतर की अंतर यात्रा सुनिश्चित करनी होगी, उसके भीतर आपको जाना होगा, उसके भावात्मक पक्ष के साथ जुड़ना होगा, उसके सांस्कृतिक पक्ष के साथ जुड़ना होगा। ऐसी अनगिनत बातें हम लोग, मुझे लगता है कि भाषा के दर्शन को लेकर कर सकते हैं। बहुत सारी और भी स्लाइड्स हैं, परंतु जैसा कि आदेश भी है कि 5:30 फिर आगे एक और आपको विद्वान को सुनना है,